हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए दोस्तों, एक बार सभी की प्रॉपर आवाज वगैरह कमेंट सब कुछ ओके है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपकी एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों, ये काफी दिनों से अपनी जो यूट्यूब पर क्लास नहीं हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास है दोस्तों, दोनों जगह एक साथ संभव नहीं हो पाती है। अभी मेरी क्लासें कुछ आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है और एप्लीकेशन वाली क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको यूट्यूब पर आपकी दी जा रही है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यूट्यूब वाले भी आप देख लीजिएगा कितना शानदार कंटेंट है। आपको लाइव तो दोस्तों वो चल नहीं पाती, इस वजह से नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल रही है क्लास। आपकी थ्योरी वाली क्लास है। हमने राजस्थान के गवर्नर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है वो पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय के आपके सामने फोटो है दोस्तों। इसके बारे में सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। सभी को दोस्तों स्वागत है। निशा, अंजलि, कुशावा, राधे, मीणा, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब कुछ मैं बात बताता हूँ दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ शुरुआत में, तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। अब राजस्थान ने उच्च न्यायालय की दोस्तों जो प्रधान पीठ है ना, ये कहां पर है। एक बार कलर चेंज कर देते हैं आपका। जो आपकी प्रधान पीठ है अपने राजस्थान हाई कोर्ट की, ये कहां पर है दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट की जो प्रधान पीठ है ये कहां पर है, आपके जोधपुर में बेटा। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और इसका उद्घाटन दोस्तों कब किया जाता है, जोधपुर के अंदर दोस्तों, अपने जयपुर के अंदर। प्रधान पीठ आपकी जोधपुर में जो मुख्य पीठ या प्रधान पीठ है। लेकिन दोस्तों आपका 29 स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त 1949 के समय राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन कहां पर होता है, जयपुर के अंदर किया जाता है। और किसके द्वारा, महाराजा सवाई जयसिंह दोस्तों। कौन है, महाराजा आपके सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों। सवाई जयसिंह इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपना उद्घाटन किया जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये आपके राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों जयपुर के अंदर। तो सर इनकी जयपुर में फिर जोधपुर कब लाया जाता है दोस्तों। अपने जोधपुर के बारे में बात करते हैं आगे, मैं वैसे बता दूंगा। राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों 1957 के अंदर है ना, इसकी जो आपकी पी सत्यनारायण राव समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर आपका सत्यनारायण समिति तो 1957 में बनती है। इनकी रिपोर्ट दोस्तों 1958 में आती है। और 1958 में ये जोधपुर दोस्तों इसका उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ आपके हस्तांतरित कर दी जाती है और जयपुर से समाप्त कर दिया जाता है। तो जयपुर से समाप्त करने के बाद दोस्तों क्या होता है, अपने 8 दिसंबर दोस्तों, एक बार नई स्लाइड ले लेते हैं। 8 दिसंबर दोस्तों, 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान हाई कोर्ट की जो प्रधान पीठ है दोस्तों, इनके द्वारा एक अपनी प्रधान पीठ बेच आपकी कहां पर दोस्तों, कहां पर शुरू की जाती है बताइएगा, प्रधान पीठ पुनः आपकी जयपुर के अंदर दोस्तों 31 जनवरी 1977 को दोस्तों, 31 जनवरी 1977 में कार्य शुरू करता है विधिवत रूप से। और इसकी पुनः दोस्तों एक उच्च न्यायालय की जो पीठ है जयपुर के अंदर स्थापित की जाती है बेटा, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अब हम पूरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए राजस्थान हाई कोर्ट आज हम पढ़ेंगे। सभी को दोस्तों स्वागत, अभिनंदन, और यूट्यूब वालों का भी स्वागत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके राजस्थान हाई कोर्ट न्यायालय की प्रधान पीठ आपसे पूछी जाए दोस्तों, कहां पर है आपकी प्रधान पीठ, प्रधान पीठ है जोधपुर के अंदर। उसके बाद आपसे बात करी जाए क्या, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले हाई कोर्ट का अपना जो न्यायालय है, इसका उद्घाटन जयपुर में किया जाता है। और किसके द्वारा, महाराजा सवाई मानसिंह दोस्तों द्वारा जयपुर में। यह हाई कोर्ट दो जयपुर के अंदर स्थापना की जाती है, तब की दोस्तों आपके सामने फोटो है। आराम से देखिए, प्रत्येक चीज आपके सामने है विजुअल दोस्तों, ठीक है। याद रखना, प्रधान पीठ कहां पर है, यानी मुख्य पीठ राजस्थान हाई कोर्ट की तो जोधपुर के अंदर। स्थापना कब की जाती है, 29 अगस्त 1949 के अंदर। उच्च न्यायालय के जो स्थापना है वो जयपुर के अंदर होती है। किसके द्वारा या किसके द्वारा आपका उद्घाटन किया जाता है, महाराजा सवाई मानसिंह दोस्तों, इनके द्वारा। तो ये सारी दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न दोस्तों वीडियो के अंदर छपा है इनसे। चलिए, इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा व 11 अन्य न्यायाधीश क्या लेते हैं, शपथ। ये है आपके कमलकांत वर्मा, और ये आपके दोस्तों शपथ ले रहे हैं, ठीक है। पहले आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान हाई कोर्ट के पहले न्यायमूर्ति कौन थे, यानी दोस्तों हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, आपके कमलकांत वर्मा दोस्तों। इनका नाम हमने राज्यपाल वगैरह में हमने पढ़ा था ना दोस्तों, कमलकांत वर्मा।
और इनके साथ 11 अन्य न्यायाधीश ने भी शपथ ली थी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि समारोह के अंदर या राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है तब किसने शपथ ली थी न्यायमूर्ति के रूप में और कितने अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी? तो 11 अन्य न्यायाधीश और आपके कमलकांत वर्मा आपके इसके अंदर हो जाएंगे न्यायमूर्ति के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलो 11 अन्य न्यायाधीश जो आपके नाम दोस्तों पूछे जा सकते हैं। एक तो थे आपके नवल किशोर, ये जोधपुर से रहने वाले थे आपके। उसके बाद दोस्तों कुंवर अमर सिंह, ये भी जोधपुर। उसके बाद दोस्तों कंवरलाल बापना, इनका संबंध था जयपुर से। और मोहम्मद इब्राहिम, इनका भी संबंध था जयपुर से। जवान सिंह राणावत, इनका भी संबंध उदयपुर से। और शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर से। उसके बाद दुर्गा शंकर दवे, ये बूंदी से। और त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर से दोस्तों इनका संबंध है। और आनंद नारायण कोल अलवर से। और के शर्मा भरतपुर से। और एक श्यामचंद या खेमचंद गुप्ता, इनका संबंध कोटा से। ये आपकी पूरी की पूरी आपकी सदस्य थे, आपके टीम थे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आपके सामने फोटो है। हर चीज दोस्तों विजुअल के रूप में इसलिए लाते हैं ताकि आपको हर चीज दोस्तों दिमाग के अंदर फिट हो जाए। आप देखते हो मूवी, उसके अंदर पिक्चर ही तो होती है दोस्तों, और पिक्चर ही अपनी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई दोस्तों मैं आपको सच बताऊं ना, पढ़ाई है ना बहुत कठिन होती है। मैं भी दोस्तों अभी जो मेंस की है ना वो क्लास वगैरह देख रहा था रात को दोस्तों, जो आरएस मेंस की है वो इंटरव्यू वाली दोस्तों क्लास है। ठीक है, मैं अपने इंटरव्यू वाली क्लास देख रहा था, उसके अंदर रात को क्लास देख रहा हूँ तो नींद आ रही है। और जो इंटरव्यू वगैरह किस प्रकार होते हैं, पुराने जो इंटरव्यू हुए थे ना आरएस के वो। और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम चलाने लग गया, तो उसके बाद दोस्तों नींद ही कहीं गायब ही हो गई। गजब की बात है। ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों दिमाग को पता है कि ये अपनी अच्छी चीज है, और अच्छी चीज को दिमाग सहन नहीं करता। इंस्टाग्राम मनोरंजन वाली चीज है, उनको एक्सेप्ट कर ले। फिर 3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला, 1 बज गई रात को। चलिए दोस्तों ठीक है, क्योंकि मेरा दोस्तों अभी इंटरव्यू है, उसके अंदर मैं अभी तैयारी है उसके बेस पर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर आपका इंटरव्यू का भी डेट नहीं है बेटा फिक्स। ठीक है ना, इंटरव्यू अभी हम पुराने जो इंटरव्यू है वो देख रहे हैं, उसके अंदर क्या कुछ है, किस प्रकार क्या पूछे जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, कि कोई विशेष कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर रखी है, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं है, कहाँ पर क्या ट्रेनिंग वगैरह दोस्तों अंत में देखेंगे। इंटरव्यू के पक्ष डेट आ जाए ना उसके बाद देखेंगे। अभी तो टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि जो स्कूल से आने के बाद आपकी जो क्लास है कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपका ये देना पड़ता है। चलिए मेरा मेन सपना था दोस्तों आरएस प्री और मेंस देना दोस्तों। ठीक है, इंटरव्यू में अगर रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है। मुझे ये मेंस पास करना था आरएस का, वो पास हो गया। चलिए सर कितने नंबर बने थे मेरे? बेटा 463 नंबर बने थे। ठीक है, चलो अपने उसके बाद बात करी जाए, आपकी 11 न्यायाधीश इनके द्वारा शपथ ली जाती है। उसके बाद आपके बाद में 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय के दोस्तों जोधपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उसे जयपुर से समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। क्या पी सत्यनारायण राव समिति का संबंध किससे है? राजस्थान हाई कोर्ट से। खंडपीठ अपनी कहां से हटाई गई थी? जयपुर से हटाकर दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, और खंडपीठ आपकी जयपुर के अंदर ही वो उसे समाप्ति कर दिया जाता है, और जोधपुर में दोस्तों स्थानांतरित कर दिया जाता है प्रधान पीठ। उसके बाद दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी जो प्रधान पीठ है दोस्तों, यानी उनकी दोस्तों जो आपकी खंडपीठ है, इनको पुनः की स्थापना की गई, और जिसने अपना विधिवत रूप से कार्य दोस्तों 31 जनवरी 1977 से शुरू किया गया। यह आपके जयपुर पीठ की फोटो है। इसके बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों कब से कार्य विधिवत रूप से, तो 31 जनवरी 1977 और 8 दिसंबर 1976 को दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की पीठ की क्या की जाती है दोस्तों? स्थापना। फिर आपको बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए, थैंक यू। चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम दोस्तों कब बने? कौन सा नियम आपका अधिनियम हो जाएगा? अधिनियम है 1952 का। 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए थे दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट का लोगो आपके सामने है। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य सत्य से जयस्तु दोस्तों। क्या है? सतस्य जयस्तु दोस्तों, ये इसका आदर्श वाक्य है आपका राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों। ये 1-2 बार पूछा गया, ज्यादा बार तो नहीं पूछा गया, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, क्योंकि अब तो इजी पर्सन हो गए ये दोस्तों, क्योंकि 1-2 एग्जाम में आ जाता है ना, वो इजी हो जाता है। पेपर देखा होगा आपने दोस्तों पुराने। ठीक है, चलो उच्च न्यायालय दोस्तों, इसके बारे में अब हाई कोर्ट के बारे में जितनी भी बेसिक हमने सामान्य जानकारी थी वो पढ़ चुके हैं।
अब कौन से अनुच्छेद में क्या है, किस प्रकार है, उच्च न्यायालय कहां से दोस्तों, पूरी इनकी बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान में देखें तो भाग 6 में उल्लेख है। अब देखा जाए भाग 6 में किसका उल्लेख है, राजस्थान हाई कोर्ट का, सॉरी उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय दोस्तों, ठीक है। उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें है, एक मिनट, क्या कमेंट आया है बेटा, आप जो चीज पूछ रहे हो ना बेटा, वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए, टॉपिक पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को तो पहले चीजें मत पूछा करो, पढ़ा दिया उस टॉपिक से पूछ सकते हो। अब मैं सारी चीजें बताता हूँ। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें है दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर, सॉरी अपने भाग कौन से में, भाग है आपका 6 के अंदर। और अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 214 से लेकर 231, यानी राज्य के अंदर उच्च न्यायालय होंगे, उनकी संरचना का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और दोस्तों भारत में सबसे पहले अगर हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें, राजस्थान, सॉरी भारत का पहला हाई कोर्ट कब स्थापना होती है, 1862 के अंदर, और सबसे प्राचीन दोस्तों, और जो कहां पर होती है, कलकत्ता के अंदर दोस्तों, कलकत्ता। और उसके बाद दोस्तों बंबई, मद्रास के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जाती है। और उच्च न्यायालय दोस्तों इलाहाबाद कब बनता है दोस्तों, 1866 के अंदर। जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है ना, ये 1866 के अंदर बनता है। और भारत में अगर देखा जाए आपके कितने हैं वर्तमान में हाई कोर्ट, आपके उच्च न्यायालय, तो हाई कोर्ट है आपके 25 दोस्तों। ये सारी चीजें आगे लिखी गई है दोस्तों, एक बार मैं दोबारा वापस उस तरफ चलता हूँ, तो लिखने वाली चीजें मैं थोड़ी सी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि सर हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब देखा जाए भाग 6 में अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है राजस्थान, सॉरी अपने राजस्थान हाई कोर्ट नाम आ रहा है, उच्च न्यायालय का उल्लेख दोस्तों भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक राज्य के उच्च न्यायालय की संरचना का क्या किया गया है, वर्णन आपका मिलता है। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता सबसे प्राचीन, बंबई और मद्रास के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। और 1866 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनता है। अब सबसे प्राचीन आप सभी को पता है कलकत्ता में की जाती है, ये कलकत्ता वाला हाई कोर्ट आपके सामने है, और आपके 1862 में सबसे प्राचीन हो जाएगा। उसके बाद 1866 में आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका बनाया जाता है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। पूछा जाए भारत में वर्तमान में कौन सा है, 25। अब सर 25वां कौन सा है, तो 25वां है आपके दोस्तों कौन सा, आंध्र प्रदेश के अंदर बनता है उच्च न्यायालय, वो 25वां है, 2019 के अंदर बनाया जाता है दोस्तों। पहले 24 ही थे, 19वां कब, सॉरी अपने 2000 अपने 19 के अंदर 25वां हाई कोर्ट बनता है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आपसे पूछा जाए भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो भारत में अगर देखी जाए, हम राजस्थान की भी पढ़ेंगे, भारत की भी पढ़ेंगे। एक चीज बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अभी तक दोस्तों एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ठीक है ना, आज तक देखो मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है भारत के सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की, तो प्रथम महिला न्यायाधीश है दोस्तों अन्ना चांडी, और ये इनका संबंध है केरल उच्च न्यायालय से दोस्तों। ये आपके अन्ना चांडी जी है, इनकी फोटो आपके सामने है, ये आपके केरल उच्च न्यायालय से क्या बनते हैं, महिला न्यायाधीश। अब आपसे पूछा जाए भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से दोस्तों। न्यायाधीश अन्ना चांडी, और आपके मुख्य न्यायाधीश की बात करें पहली महिला, तो लीला आपके सेठ, जो हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है, ये आपकी लीला सेठ जी है। चलो, इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लेना, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 214, इसका उल्लेख किस से है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब आप कहोगे सर भारत में अपने राज्य तो ज्यादा है, हाई कोर्ट 25 ही क्यों है, तो अपने जो हाई कोर्ट है ना तो बेटा, हाई कोर्ट के अंदर क्या है, हाई कोर्ट 2 राज्यों का भी हो सकता है, 3 राज्यों का भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा उल्लेख किया गया है भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, जिसका अनुच्छेद 214 के अंदर उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 231 क्या कहता है, इसके तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे आपके पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट है, लेकिन हाई कोर्ट उनका एक ही है।
इस प्रकार इनका उल्लेख है। अब ये अधिकार किसके पास है? अगर आपको हाई कोर्ट बनाना है, हाई कोर्ट दो राज्यों का एक बनाना है, तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 231 के अंदर आपके बेटा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए संसद को अधिकार है इसका, किससे? संसद को अधिकार है दोस्तों आपको इनका दो राज्यों का बनाना है, तीन राज्यों का बनाना है, संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश का भी बनाया जा सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ये आपके सामने है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ये भी एक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे पंजाब का दोस्तों एक है, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ अपना संयुक्त हाई कोर्ट हो जाएगा चंडीगढ़। एक दोस्तों असम का, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट गुवाहाटी जो आपके उच्च न्यायालय बना हुआ है। यानी दोस्तों पंजाब हरियाणा का तो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जो एक अपने दो राज्यों का है, और जो आपका गुवाहाटी आपका उच्च न्यायालय है ना, ये एक तो असम का, दो नागालैंड, 3 नंबर मिजोरम और 4 नंबर अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। उसके बाद एक और है महाराष्ट्र, गोवा, आपका दमन दीव एंड दादर नागर की अपना जो हवेली है, इसका हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट दोस्तों, ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए चीज सर इनका एक ही है ना, हाँ इनका उल्लेख है दोस्तों आपके अनुच्छेद दोस्तों किसमें? 231 के तहत संसद ये बना सकती है। अब आगे 214 हमने पढ़ लिया कि 214 का किससे संबंध है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 231 पढ़ चुके हैं, संसद को अधिकार है दो राज्यों का, तीन राज्यों का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बना सकते हैं। अब अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है दोस्तों। किस प्रकार का? एक अभिलेख अपना न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं, और उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ मामलों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं, और उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड का प्रावधान है दोस्तों। अगर कोई हाई कोर्ट का अवमानना करता है, उसका नियम की पालन नहीं करता, तो दोस्तों उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ मामले जो आपके अधीनस्थ हाई कोर्ट के नीचे आपके अपने जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं और तहसील स्तर पर भी होते हैं जो आपके न्यायालय, उनके दोस्तों क्या है? अब उनके अधीनस्थ अपना अपने लेते हैं दोस्तों, उनके अधीन ही सारे आपके न्यायालय हो जाएंगे। अब हाई कोर्ट का न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकते हैं दोस्तों मामला, ठीक है, उस पर चेंज किया जा सकता है। चलिए ये चीज आपके अनुच्छेद 215 में किया गया है। चलिए ये आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोस्तों। चलिए अब अनुच्छेद 217 क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। हमने राज्यपाल पढ़ा था, मैंने राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सिफारिश किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। अब आपसे पूछा जाए अपने जो न्यायाधीश है अपने हाई कोर्ट के अंदर, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश होते हैं तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद की जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके अपने कहने पर, किसकी सिफारिश पर? जो आपके प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है उनकी सिफारिश पर। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान हाई कोर्ट या अपने भारत की जितने भी हाई कोर्ट हैं, इनके अंदर अगर जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसमें राय आपके कौन देंगे? एक तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, और आपको अगर राजस्थान के कोई अपने न्यायाधीश बनाना है तो राजस्थान के राज्यपाल हो गए, उनका परामर्श, यानी राज्य की संबंधित जिस राज्य का आपको राज्यपाल बनाना है उस राज्य से आपको क्या लेना पड़ेगा? परामर्श राज्यपाल से लेना पड़ेगा। ये इनके अपना अनुच्छेद 217 के अंदर उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये आपके सामने है दोस्तों, अपने वर्तमान में आपके कौन कौन है जो चीजें आपके सामने है। ये आपके दोस्तों कौन है? मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रपति महोदय, मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल, इन सभी की सहमति होने के बाद ही दोस्तों क्या बनते हैं? अपने उच्च न्यायालय के अंदर हाँ अपने जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होती है। चलिए बहुत बढ़िया सर, प्रोसेस तो सबकी अलग है। हाँ पॉलिटी हम पूरी पढ़ेंगे ना तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। अभी हमने एक राज्यपाल ही पढ़ा इसलिए मैंने राज्यपाल के बारे में बताया। अब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, क्या प्रोसेस रहता है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है सर, राज्यपाल आज पूरा करवा दोगे? सॉरी अपने हाई कोर्ट आज पूरा होगा, जितना पढ़ लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप। अभी कितने, अभी 21 मिनट हुए, 21 मिनट के अंदर आपकी 12 स्लाइड पढ़ी है, देख लो।
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के बाद परामर्श के द्वारा की जाएगी। जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी, जैसे अन्य न्यायाधीश हो गए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। दोस्तों ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखा जाए वर्तमान में 1993 से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण हेतु कोलेजियम प्रणाली प्रचलन में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आपके कोलेजियम द्वारा सिफारिशें की जाती है और व्यक्ति में से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। दोस्तों भारत में मुख्य न्यायाधीश में कोलेजियम जो पद्धति है उसके अंदर 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सलाह अपने मशविरा करते हैं। दोस्तों उनकी सिफारिश पर ही आपकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। वर्तमान में 1993 से पहले की दोस्तों आपको मैंने बता दी, अब वर्तमान में हम पढ़ते हैं। इसमें देखा जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी सीमा कितनी होती है? आयु सीमा 62 वर्ष। दोस्तों अगर 62 वर्ष की आयु अपने पूर्ण कर चुका है तो उसका रिटायरमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। दोस्तों ठीक है ना। अगर कोई ऐसा लगे कि इनकी आयु इतनी नहीं है, इनके बारे में ये झूठी है, जो भी अगर लगे तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है और मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बाद ही राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। अब अगर देखा जाए पहले तो अपनी 60 वर्ष थी हाई कोर्ट में जो आपके न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो भी न्यायाधीश होते हैं इनकी, लेकिन 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीश का पद धारण करने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के समक्ष शपथ लेंगे। ये समझ में आई क्या आपको? राज्यपाल शपथ किसके सामने लेंगे? राज्यपाल मैंने बताया था, राज्यपाल आप बताओ जल्दी से, राज्यपाल किसके सामने? अगर आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करेंगे दोस्तों उस समय उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, अगर राज्यपाल अनुपस्थित हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उसके नियुक्ति के सदस्य के समक्ष आपके शपथ लेंगे। या आपके शपथ ले रहे हैं तब की या फोटो आपके सामने। अगर आपका दोस्तों कोई भी अपना न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को, ना को राज्यपाल को। दोस्तों यह प्रश्न आपके पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, या मुझे पटवार में थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पटवार या पुलिस एग्जाम दोनों में से एक में आया था कि जो आपका राज्यपाल होता है, सॉरी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उसमें ऑप्शन था राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इन सभी को दे सकता है। और उसमें आपका राइट आंसर क्या हुआ था? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 के समान आधार है। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाता है दोस्तों, और इनके हटाने के 2 प्रावधान है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता यानी आपकी अक्षमता दोस्तों इनकी हो, तब दोस्तों आपको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है ना, उसी प्रकार आपके इनके ऊपर भी, और इनके ऊपर भी 2 आपके आधार होने चाहिए, सिद्ध कदाचार इनके बारे में पढ़ेंगे, अगर वो सक्षम है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का महाभियोग प्रक्रिया नियम है। दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा से लाया जा सकता है। अगर न्यायाधीश को हटाना है उसके लिए अधिनियम कब का है? 1968 का। उसके बाद अब वो आपको प्रस्ताव महाभियोग लाना है तो दोस्तों कहां से? संसद हो गई, संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा, इन सभी से आपको क्या लाना पड़ेगा? पारित करके आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा में लाने हैं तो 100 सदस्यों के तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर क्या होने चाहिए? आवश्यक है। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार व अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब अगर वो अपने लोकसभा और राज्यसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या सभापति हो गए, उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं कि ये अपना यहाँ पर आप प्रस्तुत कीजिए, और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो यह अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास या आपके सभापति के पास। ध्यान रखना।
सर ये कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, कल वाली आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। आज वो अपलोड नहीं होगी, नेटवर्क की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अपलोड हो जाएगी, आज रात तक हो जाएगी या कल तक मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए निराश मत हुआ करो क्लास में, पीडीएफ से एक बार कल पढ़ लेना। वैसे आपने मेरा टेलीग्राम है ना, वो ज्वाइन कर लिया करो, उस पर मैंने रात ही डाल दी थी पीडीएफ, क्योंकि ऐप पर है ना ये टाइम लगता है, पीडीएफ अपलोड होती है वो फिर दोस्तों चेक होती है, उसके बाद वहां पर अपलोड होती है, और मैं टेलीग्राम पर डायरेक्ट ही भेज देता हूँ तुरंत ही। सर आप यूट्यूब चैनल पर क्लास क्यों नहीं लेते हो? और यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं होता मेरे खुद वाले यूट्यूब पे, ठीक है ना। ऐप पर मेरी क्लास चलती है, वहीं पर देख लो आप बस, यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में चली जाती है, बस बातें मत करो, आप पढ़ लो बस। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति द्वारा आरोप की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठित की जाती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, ये एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद होगा दोस्तों। स्वीकार करते हैं ना, उसके बाद इनके पास अधिकार है, अध्यक्ष हो गए या सभापति हो गए लोकसभा और राज्यसभा के, वो क्या करेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय क्या, एक तो उच्चतम और एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक प्रख्यात के न्यायविद के रूप में उनकी जांच करने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, यदि समिति कदाचार का दोषी मानती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा। अगर वो समिति बनी है वो कदाचार के रूप में उन्हें दोषी मानेगी, तभी सदन प्रस्ताव को विचार करेगा और अपने स्वीकार करेगा। और यदि प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश पारित करते हैं। ये सारी आपकी क्या रहती है, प्रोसेस एक न्यायाधीश को हटाने के लिए दोस्तों। अब आपके मन में आ गया सर मुझे भी आपका न्यायाधीश बनना चाहिए हाई कोर्ट का, उसके लिए योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता का हमने पढ़ा था, अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप बस लिख लो और बता दो, ठीक है। मैं कमेंट नहीं देखूंगा आप किसी का। चलिए अरे करवा देंगे, आज चिंता मत करो आप। योग्यता दोस्तों अपने हाई कोर्ट की, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए सर्वप्रथम, उनके पास क्या योग्यता है, भारत का हो नागरिक। उसके बाद भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का न्यायिक यानी पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वो क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 221 क्या कहता है, न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है दोस्तों। संसद को निर्धारित कौन करती है दोस्तों, न्यायाधीश जो जिनका वेतन होता है वो, तो वो करती है दोस्तों आपकी संसद। उसके बाद इनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची है उसके अंदर किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, वह इनकी पेंशन भारत की संचित निधि। यह प्रश्न भी वीडियो मेंस के अंदर आया था जुलाई 2022 के अंदर, कि जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश है इनका वेतन का कौन निर्धारण करता है, यानी वेतन भत्ते कौन देगा, और आपकी अगर पेंशन अगर इनकी मिलती है, अपने जो न्यायाधीश है इनकी पेंशन तो मिलेगी भारत की संचित निधि से। और राज्य अपने जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है इनका वेतन अगर वर्तमान अपने राजस्थान हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है इनको वेतन कहां से मिल रहा है, राज्य की संचित निधि से। और वो रिटायरमेंट होंगे या उनको पेंशन मिलेगी, वो मिलेगी भारत की संचित निधि से, दोनों अलग अलग है। अनुच्छेद जो आपका 222 है, यह क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो भारत में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हस्तांतरण राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति, हस्तांतरण कौन, राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति भी सब कुछ करता है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दो आप। अरे इंडियन पॉलिटी वहां पर पढ़ानी होगी ना, इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, चिंता क्यों करते हो आप किस चीज की, ठीक है। आप एक चीज पढ़ो उसके बाद दूसरी चीज फिर तीसरी चीज। अब मैं आपको राजस्थान अपने जो हाई कोर्ट के उनके बारे में पढ़ा दूं, राष्ट्रपति पढ़ा दूं, एक साथ तो कैसे पढ़ा दूं, एक साथ आप मैथ निकाल के और जीके पढ़ के बता दो मुझे, फिर मैं पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद 223 क्या कहता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है दोस्तों। कार्यवाहक अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाने हैं ना, उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, 223। और ये दोस्तों कार्यवाहक नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ये आपका इनके पास अधिकार रहता है। उसके बाद अनुच्छेद 226 क्या कहेगा दोस्तों, कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है दोस्तों। अगर कोई रिट जारी करनी है तो उनका अधिकार किसके पास है, अरे किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 226, ये प्रश्न भी दोस्तों शायद कौन सा एग्जाम था अभी आया हुआ प्रश्न है ये। और उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा दोस्तों। अब दोस्तों उच्च न्यायालय वो कितने अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन अगर पाया जाता है तो 5 प्रकार की कौन कौन सी, बंदी यानी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, यानी किसी व्यक्ति को सहस्त्रीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी बनाए जाने का कारण बताए दोस्तों, ये इसका प्रथम दोस्तों कारण आपका, ये रिट जारी कर सकता है आपका हाई कोर्ट। दूसरा परामर्श यानी मेंडसम दोस्तों, परामर्श आदेश यानी परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं किसी अधिकारी या सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व के पालन करने से मना करते हैं दोस्तों, ये आपका जारी किया जाता है किसी अधिकारी हो गए या सरकार हो गई उनके विरोध आपका। तीसरी बात अधिकार यानी पर्चा, कोई अपने को वारंटो दोस्तों, इसमें क्या मतलब होता है, हम पूछते हैं आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया है दोस्तों। यह होता है यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो और रिट जारी की जाती दोस्तों, उसके लिए अधिकार पूछा दोस्तों जाता है कि आप इस पद पर तो हो, हम पूछते हैं आपने ये किसको अधिकार, ये किसने अधिकार दिया है कि आप इस प्रकार के अवैध काम करो। ये सार्वजनिक व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो गवर्नमेंट कर्मचारी हो उनसे। अगला चौथा उत्प्रेषण यानी अपने स्टैट्यूटरी दोस्तों, ये होता है न्यायालयिक शब्द दोस्तों, ठीक है, इसका अर्थ होता है मंगा लेना दोस्तों। उच्च न्यायालय के किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकती है। अब देखो जिला न्यायालय के अंदर, जिला न्यायालय होते हैं अपने अपने राज्यों के अंदर, उनसे अगर कोई मामला अपने हाई कोर्ट के अंदर जाता है ना, तो पहले उनको सारी प्रोसेस अगर पता है कि जिला न्यायालय में मामला चल रहा है तो उनसे सारी मामलों की से रिपोर्ट मांग सकता है, या आपके दोस्तों उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है मंगा लेना। यह रिट अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दिया हो उसके अधिकार क्षेत्र नहीं आता हो तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में प्रशिक्षण है से अपने पास मंगवा सकती है दोस्तों, ये अधिकार इनके पास रहता है। ये 4 प्रकार के। और 5वीं कौन सी है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है मना करना दोस्तों, क्या, मना करना। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है। ध्यान रखना, जो जिला न्यायालय हो गए या तहसील स्तर पर न्यायालय हो गए दोस्तों, उनकी जो भी आपके है उनके जो मामले उनको मना कर सकता है सुनवाई के लिए, कहते कि मैं नहीं सुनूंगा आपकी। हाई कोर्ट के पास है दोस्तों ये अधिकार। और उसके बाद अगला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद 227। इसके तहत क्या है, उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। क्या आ रहा है कमेंट, एक मिनट। अरे मिल जाएगी पीडीएफ की चिंता क्यों करते हो। सर राजस्थान जियोग्राफी कब से पढ़ोगे, राजस्थान जियोग्राफी आपके कंप्लीट करवा दिया यूट्यूब पे, ठीक है, ये फॉलो आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। आपकी लगभग है 15 अपने मार्च से जियोग्राफी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अभी आर्ट कल्चर आपकी क्लासेस चल रही है, अगर उससे पहले देखने तो एमसीक्यू बेस में है, वो थ्योरी क्लास की आपकी लग जाएगी, ठीक है। चलो सर आपकी बुक कब आ रही है राजस्थान जियोग्राफी की, अरे मेरी बुक कौन सी आ रही है राजस्थान जियोग्राफी की, मेरी तो कोई बुक नहीं आ रही है अभी। चलो हाई कोर्ट न्यायालय की अधीक्षण शक्ति दोस्तों आपकी इसके अंदर है अनुच्छेद 227 के अंदर, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र से जिनके संबंध में अपनी अधिकारिकता का प्रयोग करता है और सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों की अधीक्षण शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 227 के अंदर उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, अधीनस्थ न्यायालय हेतु नियम और प्रारूप बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 228 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण दोस्तों, कुछ मामले उनके बारे में कुछ अंतरण भी दिया गया है। उच्च न्यायालय से लगता है उच्च न्यायालय को कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय ने लंबित कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निपटारा आवश्यक है तो उसे मामले को अपने पास मंगा लेना या मामले का स्वयं निपटारा करेगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 228 के तहत उल्लेख किया गया है।
न्याय ये कि आपका जो न्याय का संबंधित पुनर्विलोकन की शक्ति दोस्तों ये भी इनके पास है। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है और यह कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य भी घोषित कर सकता है। यह दोस्तों आपका पुनर्विलोकन की शक्ति भी आपके हाई कोर्ट के पास होती है। उसके बाद देखा जाए राजस्थान सिविल अपील अधिकरण दोस्तों, ये आपके सामने दोस्तों राजस्थान सिविल अपील सेवा अधिकरण, ये जयपुर के अंदर है और इसके 4 संभाग आते हैं दोस्तों क्षेत्राधिकार के अंदर। एक तो जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर दोस्तों आपके 4 संभाग प्रमुख आ जाते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ है दोस्तों इसकी, और क्षेत्राधिकार 3 संभाग है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते हैं दोस्तों क्षेत्राधिकार के अंदर, जिसमें जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपॉलिटन, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 19 आपके न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए ये चीज आपको नोट डाउन करिए। उसके बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में 17 न्यायालय हैं। याद रखना दोनों अलग अलग है। जो आपकी जोधपुर पीठ के अंतर्गत कितने आते हैं 19 और जयपुर के 17। और जयपुर में कौन, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो आपका 2 और दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आपके 17 क्षेत्राधिकार न्यायालय आते हैं जयपुर के खंडपीठ के अंतर्गत। नोट, बाड़मेर व नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय जिला मुख्यालय पर ना होकर बलोत्रा और मेड़ता है दोस्तों। याद रखना बाड़मेर का दोस्तों, बाड़मेर में नहीं है जिला मुख्यालय, आपका जिला मुख्यालय पर नहीं है न्यायालय, जिनका कहां पर है बलोत्रा, ये आपके सामने दोस्तों। और नागौर का दोस्तों जिला मुख्यालय पर ना होकर कहां पर है मेड़ता, जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता और न्यायालय जिला सेशन न्यायाधीश बलोत्रा राजस्थान। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करी जाए, वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश 50 है दोस्तों। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, शुरुआत में कितने थे 11 + 1 और वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश सहित 50 है दोस्तों, 49 + 1। उच्च न्यायालय के प्रथम दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा, के वर्मा आपके थे, ये मैंने पढ़ा दिया, कमलकांत वर्मा जी शपथ ले रहे हैं। उसके बाद अब दोस्तों कुछ आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए सर आज क्लास जल्दी समाप्त होगी क्या, अरे क्लास अब 7-8 पेज है उनके, समाप्त जल्दी होगी फिर तो, ठीक है, अंत में बात कर लेंगे। और बोलो, चिंता मत करा करो आप, पहले मेरे कमेंट मत किया करो इस प्रकार की, मैं कमेंट देखने मजबूर हो जाता हूँ फिर। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, कैलाश नाथ वांचू दोस्तों, जिनका कार्यकाल क्या है सर्वाधिक। अब आपसे पूछा जाए न्यूनतम अपने कार्यकाल वाले, तो वो थे सतीश कुमार मित्तल जी दोस्तों। और अब आपसे पूछा जाए राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, JM पांचाल दोस्तों, ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे आपके कार्यवाहक रूप में। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, कांता भटनागर दोस्तों, आपके सामने है फोटो। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव दोस्तों, ये है आपके। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो अपने राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री पद रहे हैं वो है आपके जस्टिस फारूक हसन, ये राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्य सरकार के अंदर दोस्तों राज्य मंत्री भी पद पर रह चुके हैं दोस्तों। अब आगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर किया गया है, यानी दोस्तों ये अपने यहां पर अपने हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में आपके न्यायालय के अंदर न्यायाधीश भी बने हैं। एक तो कैलाश नाथ वांचू दोस्तों, PN सिंगल, GS वर्मा, शिवराज V पाटिल, अरुण कुमार, AL लक्ष्मण, JM पंचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, अपने S रविंद्र भट्ट, पंकज मित्तल, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह दोस्तों, ये आपके बनते हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे
फिर दोस्तों इनका हस्तांतरण प्रमोशन होकर दोस्तों ऐसा समझ लो, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दोस्तों क्या न्यायाधीश बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिनका हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया है। यानी अब तो दोस्तों ये पहले पढ़ा था न्यायाधीश, अब मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनते हैं कैलाशनाथ वांचू और JS वर्मा, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य विधिक सेवा दोस्तों प्राधिकरण 1998 और इसकी स्थापना जयपुर के अंदर इनका मुख्यालय आपका है, स्थापना 1998 में की जाती है। ये आपके सामने फोटो है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी दोस्तों, न्यायिक अकादमी दोस्तों, ये देखो आपके सामने फोटो। इनकी स्थापना 16 नवंबर 2001 को अपने न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान न्यायिक अकादमी के नाम से की जाती है। और दोस्तों इसका नाम बदलकर 24 जनवरी 2007 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया जाता है। और ये कहां पर आपके प्यारे से जोधपुर शहर के अंदर। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, जुलाई 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे आपके S सिंधे ने राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? S सिंधे। इनके द्वारा प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया जाता दोस्तों, यानी ऑनलाइन, ये आपके 2022 जुलाई के अंदर। अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय की संबंधित उपबंध है दोस्तों। भाग 6 में है अनुच्छेद 233 से 37। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपको क्या करने हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों आपके अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। उसके बाद आपका अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसमें जिला न्यायालय भी कहते हैं दोस्तों। आपको पता है ये बारा का है, ये धौलपुर का, ये भरतपुर का, ये हनुमानगढ़ का, ये आपके गंगानगर का, ये हमारे पाली का, ये आपके जिला न्यायालय है। उसके बाद आपकी अंतिम स्लाइड, जिला न्यायालय सामान्यतः दो भागों में बंटा रहता है, दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट और फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट दोस्तों। ये देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, पूरा वर्गीकरण देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राजस्थान के उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंदर दोस्तों अलग अलग है, एक तो दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी और एक आपके राजस्व न्यायालय। अब दोस्तों दीवानी में कौन से? जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त सुक्त आपकी सहायक जिला न्यायाधीश, दीवानी आपके न्यायाधीश आपके, ये दोस्तों मुझे नाम ही नहीं दिखाई दे रहे, ये आपके आते दोस्तों, ठीक है। इन तरह इंपोर्टेंट आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों, इतना आरएस के अंदर थोड़ी पढ़ रहे। ये आपके जिला स्तर न्यायाधीश, ये में अतिरिक्त सुक्त या सहायक आपके तंत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपने दंडाधिकारी, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी अपने न्याय पंचायत। उसके बाद राजस्व न्यायालय में राजस्व परिषद, आयुक्त, अतिरिक्त व सहायक अपने जिलाधीश अपने, ये दोस्तों आपके परगनिस्ट, आपके अधीनस्थ और तहसीलदार, ये सारे आते दोस्तों, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए